वर्ल्ड टी20 के बाद रवि शास्त्री का कोचिंग टेन्योर होने वाला है खत्म और राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया का कोच बनने से कर दिया है इंकार। तो अब वर्ल्ड कप के बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का नया हेड कोच? जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी वर्ल्ड टी20 के बाद टीम इंडिया के पूरे कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव होना है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं टीम इंडिया के अगले कोचिंग पोजीशन के लिए। आपके क्या राय है? फटाफट से कमेंट में लिख करके बताइए कि आपके वो कौन से नाम हैं जो आपके जहन में है, जिसको आप टीम इंडिया का हेड कोच बनते हुए देखना चाहते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से भारतीय क्रिकेट में एक बड़ी खबर यह ट्रेंड कर रही है कि राहुल द्रविड़ ने बंद लफ्जों में टीम इंडिया का कोच बनने से इंकार कर दिया है। हुआ यह कि रवि शास्त्री की उम्र 60 साल की होने वाली है और मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई के संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे क्रिकेटिंग बोर्ड का, उसके मुताबिक कोई भी कोच 60 साल के ऊपर का टीम इंडिया की कोचिंग नहीं कर सकता। तो रवि शास्त्री जल्द ही 60 साल के होने वाले हैं और उन्होंने इस बात के संकेत ऑलरेडी बीसीसीआई को दे दिए हैं कि अब वो एज अ कोच कंटिन्यू नहीं करना चाहते। पिछले काफी समय से वो टीम इंडिया के साथ है, काफी अच्छा उनका रिकॉर्ड भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म उनका होता है वो ये है कि उनके कोचिंग में और विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया अभी कोई भी मेजर आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाया है। तो जब उनके कोचिंग टेन्योर खत्म हो जाएगा तब लोगों को लगा था कि राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के नए कोच होंगे, क्योंकि वो कोच बन के हाल ही में श्रीलंका के दौरे पर भी गए थे और ऐसा लगा था कि अब वो टीम इंडिया की ये जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, तैयार हैं। लेकिन अब हाल ही में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उससे ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि कम से कम विराट कोहली के वहां पर कप्तान रहते राहुल द्रविड़ टीम इंडिया का कोच बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इससे अब बीसीसीआई के सामने एक और बड़ा सरदर्द खड़ा हो गया है और वो है टीम इंडिया का नया हेड कोच ढूंढने का। सबसे पहले आपको बता दें कि राहुल द्रविड़ ने एनसीए के जो उनके डायरेक्टर बनने की जो पोजीशन थी उसके लिए री अप्लाई कर दिया है, यानी कि एनसीए के डायरेक्टर वो थे और उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्टेड थे, उसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो श्रीलंका दौरे पे कोच बन के गए थे। तो अब एनसीए के लिए क्या होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, जैसे कि अमूमन और कोचिंग जॉब्स में होता है। 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तब आप दोबारा से री अप्लाई कर सकते हो। तो राहुल द्रविड़ ने री अप्लाई कर दिया है और बीसीसीआई ने यह भी देखा है कि जब से राहुल द्रविड़ एनसीए के डायरेक्टर बने हैं तब से उन्होंने पूरा का पूरा नक्शा एनसीए का बदल दिया है। तो बीसीसीआई इस मामले में भी फंसा हुआ है कि अगर राहुल द्रविड़ वहां पर और काम करना चाहते हैं तो फिर आप उनको फोर्स नहीं कर सकते वो जॉब लेने के लिए जो वो नहीं करना चाहते हैं। तो राहुल द्रविड़ ने री अप्लाई करके एनसीए के डायरेक्टर पोजीशन के लिए यह पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि वो टीम इंडिया के कोच बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब कौन होगा टीम इंडिया का नया कोच और वर्ल्ड कप के बाद किसको मिलेगी ये बड़ी जिम्मेदारी, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रवि शास्त्री की। देखिए, रवि शास्त्री टीम इंडिया के कोचिंग सेटअप में कैसे आए थे। याद करिए 2014 का इंडिया का इंग्लैंड दौरा, जहां पर इस ही तरीके की शुरुआत टीम इंडिया ने की थी। ट्रेंट ब्रिज में इंडिया ने टेस्ट मैच को ड्रॉ करवाया था और उसके बाद लॉर्ड्स टेस्ट मैच टीम इंडिया ने जीता था, लेकिन उसके बाद बाकी के तीनों टेस्ट मैच में टीम इंडिया बहुत ही बुरी तरह से हार गया था। उसके बाद जो बीसीसीआई था उन्होंने रवि शास्त्री को कॉन्टैक्ट किया। जी हां, रवि शास्त्री ने ऐसी कोई पोजीशन नहीं मांगी थी। तो अक्सर जो उनका क्रिटिसिज्म होता है कि वो कोचिंग पोजीशन छोड़ना नहीं चाहते, विराट कोहली के साथ मिलकर बॉस बन के बैठे हैं, वो भले ही काफी हद तक सही हो, लेकिन इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि बीसीसीआई ने ही रवि शास्त्री को कांटेक्ट किया था। वो तो उस समय इंग्लैंड में कमेंट्री कर रहे थे, उसके बाद उनको कांटेक्ट में लेकर के उनको हेड ऑफ क्रिकेट बनाया गया या क्रिकेट डायरेक्टर बनाया गया, दोनों ही पोजीशन उसके नाम थे। तो क्रिकेट डायरेक्टर जब वो बन गए हेड ऑफ क्रिकेट डायरेक्टर, तब वहां से डंकन फ्लेचर और रवि शास्त्री ने साथ मिलकर टीम इंडिया को चलाया था, क्योंकि डंकन फ्लेचर का काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था। लेकिन चूंकि 6 महीने बाद वर्ल्ड कप था 2015 वाला और उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी होने वाला था, इस वजह से डंकन फ्लेचर को हटाया नहीं गया, बल्कि उनके साथ रवि शास्त्री को हेड ऑफ क्रिकेट डायरेक्टर बना करके रखा गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक हम गए और वर्ल्ड कप के बाद डंकन फ्लेचर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया 2015 के वर्ल्ड कप के बाद। उसके बाद टीम इंडिया के हेड कोच
कोच की जो पोजीशन थी वो अगले 1 साल तक खाली ही रही, क्योंकि रवि शास्त्री जो थे वो 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्टेड थे। तो 2014 के जून जुलाई के महीने से 2016 के मई के महीने तक वो वहां पर कॉन्ट्रैक्टेड रहे पूरे 2 साल। उसके बाद 2 साल के बाद जब यह हुआ कि अब रवि शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, अब आप नए कॉन्ट्रैक्ट्स मंगाइए, तब वहां पर अनिल कुंबले ने अप्लाई कर दिया। और क्योंकि उस टाइम जो COA थे आपके क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी जो आपकी थी, वहां पर सौरव गांगुली और आपके सचिन तेंदुलकर और वहां पर VVS लक्ष्मण थे, उन्होंने इंटरव्यूज किए और आपके अनिल कुंबले जो थे वो टीम इंडिया के हेड कोच बन गए। उस टाइम काफी कंट्रोवर्सी हुई थी आपके रवि शास्त्री और सौरव गांगुली के भी बीच। उसके बाद विराट कोहली और अनिल कुंबले के बीच जो सागा हुआ, जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई कि विराट को अनिल कुंबले की कोचिंग नहीं पसंद है, उनका स्टाइल नहीं पसंद है, वो काफी ज्यादा टीम को बहुत ज्यादा बॉस बनने की कोशिश करते हैं, इस तरीके की खबरें सामने आई। और विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, जी हां, ये सारे बड़े नाम मिलकर जिम्मेदार थे, ये तीनों ही बड़े नाम जिम्मेदार थे। शिखर धवन भी उसमें थे। भले ही बाद में रोहित और विराट के बीच कुछ खटपट हुई हो या और जो भी चीजें हमें मिली देखने को, लेकिन वहां पर सब लोग साथ में थे और सबने मिलकर बोर्ड से कहा था कि हमें अनिल कुंबले एज अ कोच नहीं चाहिए। उसके बाद इस तरीके से बेइज्जती करके अनिल कुंबले की वो जॉब गई, उन्होंने ट्विटर पर रेजिग्नेशन डाला एंड ऑल ऑफ दैट आप जानते ही होंगे अगर आपने वो स्टोरी फॉलो की है। उसके बाद से जो बड़े सीनियर प्लेयर थे वो काफी रिलक्टेंट रहे कोच बनने के लिए, क्योंकि उसमें महिला जयवर्धने का भी नाम आ रहा था, जॉन्टी रूड्स ने अप्लाई किया था, जहीर खान थे, उसमें राहुल द्रविड़ भी थे। तो वहां पर जब अनिल कुंबले के साथ वो सागा हुआ और रवि शास्त्री को दोबारा से कोच बना दिया गया 2017 में, और उसके बाद 2019 तक वो कोच रहे, यानी कि 2 साल और उनको कोचिंग के मिले। 2019 का वर्ल्ड कप जब आप हारे, तब भी विराट कोहली और रवि शास्त्री, इनकी जोड़ी थी, रोहित शर्मा, इन सब ने साथ मिलकर के रवि शास्त्री को दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया। और 2019 में जो आपके मंगाए गए थे कैंडिडेट्स, उसमें खबर आई थी कि महिला जयवर्धने, टॉम मूडी, मार्क हैसन और आपके जॉन्टी रूड्स, जहीर खान, ये वीरेंद्र सहवाग, ये सारे लोग कोचिंग में अप्लाई करेंगे, लेकिन इनमें से किसी ने भी अप्लाई नहीं किया। सिर्फ माइक हैसन और आपके टॉम मूडी ने अप्लाई किया। उनको आसानी से रवि शास्त्री ने बीट करके 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया, जो कि अब 2021 में खत्म हो जाएगा वर्ल्ड T20 के बाद। तो यह रवि शास्त्री का पूरा बैकग्राउंड था। अब रवि शास्त्री के अंडर टीम इंडिया ने 2015 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला, उसके बाद 2016 का वर्ल्ड T20 खेला, 2019 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला, और उसके बाद अब 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी जो आपकी ICC की वर्ल्ड WTC टेस्ट चैंपियनशिप थी वो खेला, और अब 2020 में 21 में आपका जो है वर्ल्ड T20 खेलेंगे। तो इतने सारे खेले इंडियन टीम ने रवि शास्त्री के अंडर, इतने सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं। अब देखना होगा कि 2021 का टूर्नामेंट वो रवि शास्त्री के अंडर जीतकर उनको अच्छी विदाई दे पाते हैं या नहीं। तो अनिल कुंबले के जो फोर्स्ड उनको इविक्ट किया गया कोचिंग की जॉब से, उसके बाद उन्होंने ट्विटर पर रेजिग्नेशन डाला, उस पर तरह तरह के रिएक्शंस आए। उसके बाद से विराट कोहली और जो टीम इंडिया का जो सीनियर तबका है उसके बीच में काफी खटास पैदा हो गई, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, चाहे वो जहीर खान हो, चाहे वो मोहम्मद कैफ हो, क्योंकि मोहम्मद कैफ भी एक टाइम पे आपके फील्डिंग कोच बनने की रेस में थे। और क्यों नहीं, जो आपके करंट फील्डिंग कोच हैं आर श्रीधर, वो तो लोगों का इंटरव्यू करते रहते हैं। आप इंडियन क्रिकेट टीम का इंस्टाग्राम पेज उठा लीजिए, उसमें वही आपको दिखेंगे। तो मोहम्मद कैफ, मतलब आपके सब लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं, भले ही नॉट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट बट इन टर्म्स ऑफ रेवलेशन जो आया था इंडियन क्रिकेट में सौरव गांगुली के कैप्टन बनने के बाद, और वो खुद इस वक्त BCCI के प्रेसिडेंट भी हैं। तो राहुल द्रविड़ से उम्मीद थी कि राहुल द्रविड़ कोचिंग पोजीशन लेंगे, लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने NCA के जो डायरेक्टर की पोजीशन है उसके लिए री अप्लाई करके ये बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि वो इंडियन कोचिंग सेटअप में आने के बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखते हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि जब तक वहां पर विराट कोहली, रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ी रहेंगे, तब तक राहुल द्रविड़ आपके बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हां, आगे चल के जब ऋषभ पंत, ईशान किशन, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, पड्डिकल, ये पूरा आपका बैच जब इंडियन क्रिकेट में पूरी तरीके से आ जाएगा, जब ये सारे सीनियर प्लेयर्स एक एक करके या तो अपने करियर के आखिरी दौर में पहुंच जाएंगे या फिर आपका रिटायरमेंट ले चुके होंगे, तब आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको राहुल द्रविड़ देखने को मिले। लेकिन कम से कम 2023 के वर्ल्ड कप तक आपको राहुल द्रविड़ इंडियन कोचिंग सेटअप में देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब बड़ा सवाल और वीडियो का बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर कौन टीम इंडिया का हेड कोच बनने की रेस में होगा और कौन टीम इंडिया का हेड कोच बनना चाहिए। देखिए, अब यहां पर ओपिनियंस की बात आ जाती है, तो आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो एक बार फिर से एप्लीकेशंस मंगाई जाएंगी, एक बार फिर से आप उसमें जो है
खिलाड़ियों को आता देखेंगे। अब अगर ओपन इलेक्शन होगा, जो कि होना चाहिए क्योंकि रवि शास्त्री का कोचिंग बनने का आगे कोच बनने का कोई स्कोप अब बचा नहीं है उनकी उम्र की वजह से, और उसके साथ राहुल द्रविड़ भी रेस में नहीं होंगे, तो ऐसा कोई अगर फेवरेट विराट कोहली लेकर के आते हैं जैसे माइक हैसन जो कि उनके आरसीबी के कोच हैं इस समय, अगर उनको लेकर के आ जाते हैं तो फिर एक बार फिर से वही फेवरेटिज्म वाला मामला आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके माइक हैसन, आपके स्टीफन फ्लेमिंग, महिला जयवर्धने, वीरेंद्र सहवाग, ये सारे नाम आपके कोचिंग सेटअप में आते हुए आपको दिख सकते हैं। लेकिन मैं अगर अपने फेवरेट की बात बताऊं तो मैं चाहता हूं कि टीम इंडिया का कोच बने जहीर खान, और सिर्फ बॉलिंग कोच नहीं, आपका हेड कोच। अगर आप खुद महेंद्र सिंह धोनी से पूछोगे, जिनके मेन बॉलर हुआ करते थे जहीर खान, जो उनकी कैप्टनसी का पीक टाइम था, उसमें वो साफ साफ आपको बताएंगे कि महेंद्र सिंह धोनी वॉज अ कीपिंग कैप्टन, वॉज अ प्योर कैप्टन, एंड जहीर खान वॉज योर बॉलिंग कैप्टन। तो बहुत बड़ा एक लीडरशिप का रोल जहीर खान प्ले करते थे। मुंबई इंडियंस के खेमे में अगर आपके शेन बॉन्ड बॉलिंग कोच हैं तो जहीर खान वहां पर क्या कर रहे हैं? 2 बॉलिंग कोच तो आपको चाहिए नहीं, क्योंकि मुंबई इंडियंस इस बात को समझता है कि जहीर खान कितनी वैल्यू लेकर के आते हैं। जब वो दिल्ली की कप्तानी बीच में उन्होंने की थी, क्या जबरदस्त कप्तानी जहीर खान करते थे। वो तो उनके पास उतनी अच्छी टीम ही नहीं थी जो वो उस टीम को आगे तक लेकर के आते, लेकिन काफी अच्छी टक्कर देते थे। ऋषभ पंत तब 19 साल के थे, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, करुण नायर, कोई सीनियर प्लेयर उनकी टीम में नहीं था, सिर्फ वो अकेले थे और लाजवाब कप्तानी करते थे। लाजवाब कोच वो बन सकते हैं, ना सिर्फ बॉलिंग कोच बल्कि टीम इंडिया के हेड कोच, क्योंकि उनका क्रिकेटिंग सेंस काफी कमाल का है। और अगर वो हेड कोच नहीं बनते हैं तो कम से कम मैं उनको बॉलिंग कोच बनते हुए जरूर देखना चाहूंगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि टीम इंडिया का जो करंट क्रॉप है वो कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन जैसे प्लेयरों के साथ काम करना नहीं चाहता। लेकिन जहीर खान के साथ सिल्वर लाइनिंग ये है कि क्योंकि जहीर खान रोहित शर्मा के साथ मुंबई इंडियंस में काम करते हैं, उनकी कोचिंग करते हैं, इस वजह से वहां पर जहीर खान की एक छोटी सिल्वर लाइनिंग जरूर आती है कि हो सकता है वो टीम इंडिया के साथ भी काम करने को जुड़ जाए बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा। तो देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है टीम इंडिया का हेड कोच किसे बनना चाहिए? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अपने आप 3 से 4 नाम देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ ही में वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए कि कौन है आपके हिसाब से टीम इंडिया का अगला कोच।